तो हमारा टॉपिक है आणविक वेगों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। यानी जो आणविक वेग हमने देखे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वक्र में, प्रायिकता वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, उन तीनों की हमें आज कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। तो देखो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पहला करते हैं, पहली गणना वर्ग माध्य मूल वेग की। वर्ग माध्य मूल वेग, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CRMS। क्या कहेंगे? CRMS, ठीक है। तो देखो सिंपली हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, गैस अणुओं के जो वेग हैं उनका वर्ग किया, वर्ग का औसत निकाला, और औसत निकालकर उसका जब वर्गमूल कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है वर्ग माध्य मूल वेग। तो हम कह रहे हैं माना कि किसी गैस में या किसी गैस के अणुओं का वेग C1, C2, C3 अप टू Cn है, तो वर्ग माध्य मूल वेग क्या हो जाएगा? हमें क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, C1 स्क्वायर वर्ग का वेग किया सबका, C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू Cn का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब देखो यहां से हमने क्या है, ये करने के बाद इसका औसत निकाला तो n का भाग दिया, और इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। यानी पहले वेगों का वर्ग किया, वर्ग का औसत निकाला, और औसत का जब वर्गमूल कर देते हैं तो हमें वर्ग माध्य मूल वेग CRMS की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाएगी? CRMS। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्ग माध्य मूल वेग का, CRMS इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर अपॉन n। यानी वेगों का वर्ग किया, उसका औसत निकाला, और औसत निकालकर उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल ले लिया या वर्गमूल कर दिया तो हमें CRMS की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। ये अब देखो इसे हमें गणना करनी है, तो हम यहां पर लिखते हैं गणना। तो देखो गणना करने के लिए हमें गैसों की अणुगतिक समीकरण की सहायता लेनी होगी। तो हम यहां लिखेंगे अणुगतिक समीकरण से, या गैसों की अणुगतिक समीकरण से। क्या होती है समीकरण? PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर। क्या होती है? PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसको मैंने ऐसे वज्र गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3PV इज इक्वल टू MnC स्क्वायर। या हमें क्या है, C चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, C स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसके अपॉन में चला जाएगा Mn, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 3PV अपॉन Mn। ये Mn अपॉन में चला गया, इसके साथ था इसलिए, तो ये हो गया। या मैं C इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन Mn। अब मैं Mn को यहां पर कैपिटल M से रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको CRMS कहेंगे हम। तो हम क्या कहेंगे, CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन कैपिटल M। तो मैं साइड में बताऊंगा यहाँ पे कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू N हमने किया है। क्या किया है? कैपिटल M किसकी जगह, स्मॉल m इंटू N की जगह किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आदर्श गैस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल टू RT। तो मैं क्या लिख सकता हूं, CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन
कैपिटल एम, ये हो जाएगा। अब देखो ये 3RT अपॉन कैपिटल एम है, इसमें से √3 को मैं बाहर लाता हूं, √3 का मान होता है 1.7, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इज इक्वल टू 1.7 रूट ऑफ RT अपॉन एम। क्या आ गया, CRMS इज इक्वल टू 1.7, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, RT अपॉन एम अंडर रूट में रह जाएगा। या मैं इसको जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाली समीकरण, इसको डेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, CRMS इज इक्वल टू 3PV की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे m अपॉन v डेंसिटी होती है तो d नीचे आ जाएगा, तो 3p अपॉन d अंडर रूट, ये आपका घनत्व के रूप में हो गया। ठीक है, और इस रूप में मैंने यहाँ दिखाई दिया है। तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, CRMS 3PV अपॉन m या CRMS 3p अपॉन d डेंसिटी फॉर्म में। ऐसा क्यों लिखा, चूंकि d इज इक्वल टू m अपॉन v होता है इसलिए लिखा है। ठीक है, ये ठीक। और ये आपको याद रखना है, जब संबंध निकालेंगे तो काम आएगा 1.7 रूट ऑफ RT अपॉन m। ये फाइनल में दोबारा लिख देता हूं, CRMS इज इक्वल टू 1.7 रूट ऑफ RT अपॉन m। ये जब संबंध निकालेंगे तब हमारे काम आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने वर्ग माध्य मूल वेग की गणना कर ली। तो इस तरह से वर्ग माध्य मूल वेग की गणना की जा सकती है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो यहाँ भी पूछता है इस फॉर्मूले से, और ये वाला फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, और जब संबंध निकालेंगे तीनों में तो भी काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखो दूसरा हम देखते हैं सेकंड, औसत वेग की गणना। किसकी, औसत वेग की गणना। ठीक है, तो देखो औसत वेग की जब हम गणना करेंगे तो औसत वेग पहले हमको डिफाइन करना है। तो देखो औसत वेग क्या होता है कि गैस अणुओं का जो वेग है उस वेग को जोड़कर उसमें अणुओं की संख्या का भाग दे दें तो क्या निकल आएगा, औसत वेग। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, औसत वेग, जिसको हम c बार से दिखाते हैं, वो मैंने वही बता दिया वितरण वक्र में, इज इक्वल टू, औसत वेग का मतलब क्या हुआ, सबको जोड़ा। तो सपोज हमने माना किसी गैस में जो अणु है उनका वेग C1 C2 C3 अप टू Cn है, तो मैं क्या लिखूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 अप टू Cn। और क्या करें, इसमें कुल अणुओं की संख्या का भाग दे दें n का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, औसत वेग। ठीक है, अब देखो इसकी हमें गणना करनी है। क्या करनी है, औसत वेग की गणना। तो मैं यहां पर लिखता हूं गणना। ठीक है, तो देखो इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो मैक्सवेल ने व्यंजक दिया था, गणितीय व्यंजक वितरण वक्रों के रिलेटेड या उस नियम से संबंधित, उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है 0 टू इनफाइनाइट। क्या करना है, समाकलन 0 टू इनफाइनाइट, और जो परिणाम आता है उसमें n का भाग देना है। क्या करना है, n का भाग देना है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहां से लिखता हूं उसको, इक्वेशन को क्या थी हमारे पास। तो देखो यहां पर जो हमारे पास समीकरण थी उसको हम यहां पर लिखते हैं dn अपॉन n इज इक्वल टू, dn अपॉन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास समीकरण क्या था, 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2। क्या था, 3/2, और e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू c स्क्वायर इंटू DC। क्या था, c स्क्वायर इंटू
dc। यही थी हमारे पास dn अपॉन n का मान। तो ये कह रहा है कि dn का जो मान है उसको आपको 0 टू इनफाइनाइट समाकलन करना है और उसमें जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें n का भाग देना है। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मैं यहाँ क्या लिखूं, तो मैं लिखता हूं c बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 4 पाई, या मैं एक बार इसको लिख देता हूं dn, और जो भी परिणाम आता है उसमें आपको n का भाग देना है। क्या करना है, n का भाग देना है। तो देखो मैं यहां पर इस dn अपॉन n का ये वाला वैल्यू यहां पुट करता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा। देखो c बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT, ठीक है, इंटू C स्क्वायर इंटू DC, ठीक है। अब इसका क्या है, देखो 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली, तो इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं। c बार इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू C स्क्वायर इंटू DC, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कुछ वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, तो देखो वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां पर स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2RT, यानी स्मॉल a की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है इस समीकरण में जो ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, c बार इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2RT a हो गया, और नीचे क्या बच गया, पाई, तो मैं क्या लिखता हूं a अपॉन पाई की पावर 3/2। इंटीग्रेशन का चिन्ह शून्य से अनंत के मध्य करना है, और देखो यहां पर e की पावर माइनस m अपॉन 2RT a हो गया, तो AC स्क्वायर, m अपॉन 2RT की जगह a रखना है स्मॉल, तो AC स्क्वायर हो गया इंटू C स्क्वायर इंटू DC, क्या हो गया, C स्क्वायर इंटू DC। अब देखो ये जो पूरा है इसका जो समाकलन होता है 0 टू इनफाइनाइट के मध्य जब करते हैं तो वो 1 अपॉन 2a स्क्वायर आता है। समाकलन क्या हो जाता है इसका, c बार इज इक्वल टू 4 पाई a अपॉन पाई की पावर 3/2, और इसका पूरे का समाकलन हो गया 1 अपॉन 2a स्क्वायर, क्या हो गया, 1 अपॉन 2a स्क्वायर हो गया इस सब का समाकलन, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका समाकलन ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां से आगे इधर चलते हैं, देखो ये जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं इस पावर को ओपन करता हूं, c बार इज इक्वल टू 4 पाई इंटू a की पावर 3/2 अपॉन पाई की पावर 3/2। अब देखो यहां पर 1 अपॉन 2a स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन 2a स्क्वायर, तो देखो इसको 2 से काट दें, 2 to 4 हो गया, 2 टाइम कट गया, तो और यहां पर देखो ये a को मैं ऊपर ले जाऊं तो a की पावर -2 हो जाएगी, तो यहां पर ये भी a है और ये भी है, तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो c बार क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू a की पावर 3/2 -2, ऊपर जाकर क्या है, आधार समान था, घात जुड़ गई, तो 3/2 -2 अपॉन, अब देखो ये जो पाई है इसकी पावर है 3/2, और इस पाई को मैं यहां से नीचे ले जाऊं तो पाई की पावर -1 हो जाएगी, तो यहां भी आधार समान है, तो मैं इस पाई को यहां से हटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं -1, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो यहां पे c बार इज इक्वल टू 2 इंटू
3/2 में से -2 है तो 1.5 होता है 3/2, तो क्या बचेगा -1/2, a की पावर -1/2 अपॉन 3/2 में से 1 गया तो 1/2 पॉजिटिव बचेगा, तो पाई की पावर 1/2। या मैं क्या करूं, इस a को नीचे ले आऊं तो इसकी माइनस पावर प्लस हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, c बार इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन a इंटू पाई की पावर 1/2। भाई पाई की पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है 1/2 और a की पावर, a को नीचे लेके आए तो ये माइनस पावर प्लस हो जाएगी, तो a की पावर भी क्या हो गई 1/2, तो मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो a का मान है वो वापस रीस्टोर करना है, यानी a इज इक्वल टू m/2RT जो हमने किया था, अब वापस a की जगह m/2RT रखना है। क्या करना है, जो a है इसकी जगह m/2RT रखना है, तो मैं यहां पर क्या है वापस 2RT करता हूं इसको, तो मैं यहां लिख देता हूं फिर से a इज इक्वल टू m/2RT रखने पर, यानी वापस से इसको रीस्टोर करेंगे, पहले जो हमने a किया था अब a की जगह वापस m/2RT करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिखता हूं, देखो इधर आएंगे यहां से, तो देखो यहां पे इस समीकरण में रखो a की जगह m/2RT, तो मैं क्या लिखूंगा, c बार इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन a की जगह m की पावर क्या हो गई 1/2 और यहाँ पाई और है, तो पाई को मैं साथ कर देता हूँ m इंटू पाई की पावर 1/2, तो अपॉन में m/2RT है तो 2RT ऊपर चला जाएगा इंटू 2RT की पावर 1/2, यही होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वैल्यू हमने रख ली, m इंटू पाई की पावर 1/2 है, 2RT की पावर 1/2 है। ठीक है, इस 2 को भी हमें क्या है 1/2 पावर में पहुंचाना है, तो 2 का स्क्वायर कर दें और उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, c बार इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर की पावर 1/2, यानी 4 की पावर 1/2 हो जाएगी, इंटू 2RT की पावर 1/2 अपॉन पाई इंटू m, पाई को मैंने पहले लिख दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, की पावर 1/2। अब देखो ये सारी राशियां क्या है वर्गमूल में आ सकती हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, c बार इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, तो मैं क्या लिखूंगा 8RT, 2 दूनी 4 इंटू 2 करेंगे तो 8RT अपॉन पाई m, और इसको मैंने वर्गमूल कर दिया, क्या कर दिया वर्गमूल, क्योंकि सबकी पावर 1/2 है तो उसको वर्गमूल में लिख दिया। वर्गमूल का मतलब क्या है 1/2 होता है पावर। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें आदर्श गैस समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू RT, तो डेंसिटी फॉर्म में इस फॉर्मूले को बदलें तो c बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 8PV अपॉन पाई m, या इसको डेंसिटी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 8P m अपॉन v, d हो जाएगा तो d नीचे आएगा क्योंकि m नीचे आ रहा है, m अपॉन v, तो अपॉन पाई d, ये डेंसिटी फॉर्म में चला गया न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला। और लास्ट एंड फाइनल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पहले तो 8 में पाई का भाग देंगे 3.14 का, तो आपका 2.54 कुछ आएगा, और उसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो वो आपका आएगा 1.59, जिसको नियरेस्ट 1.6 लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1.6 रूट ऑफ RT अपॉन m, यहाँ से इस फॉर्मूले। तो ये हमारे पास c बार का मान आ जाता है, यानी उसकी गणना कर लेते हैं। अगर c बार ज्ञात करना है तो 1.6 RT गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और मोलर मास आपके पास है, तो हम c बार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत वेग की गणना कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में एक तो ये वाला फॉर्मूला काम आता है,
और ये तो आपका जो है संबंध के अंदर काम आएगा, रिलेशन निकालेंगे तब भी काम आएगा और न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई औसत वेग की गणना। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, प्रायिकता वेग की गणना। तो देखो वो कैसे होती है। देखो भाई, तीसरा है हमारा प्रायिकता वेग, और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि मैक्सवेल के जो वितरण वक्र हैं उन वक्रों में जो टॉप पे वेग होता है, कहाँ पे होता है, जो उच्चिष्ट पर वेग होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता वेग कहते हैं, जो कि हमने वितरण वक्रों में देखा है, वहां पे बताया भी है कि क्या होता है। अब ये जो प्रायिकता वेग है इसकी गणना जो हमें करनी है, क्या करनी है, गणना। उस गणना के लिए हमें जो व्यंजक दिया गया मैक्सवेल के द्वारा प्रायिकता वाला, मैंने दो व्यंजक लिखवाए हैं, एक तो dn/n और एक लिखवाया है 1/n इंटू dn/dc इज इक्वल टू p वाला। तो p वाला हमें व्यंजक लेना है और उस व्यंजक का c के संदर्भ में अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है c के संदर्भ में, और अवकलन करने के बाद समीकरण को शून्य के बराबर लिखना है। तो देखो वो पहले मैं लिख देता हूं, p इज इक्वल टू 1/n dn/dc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc² अपॉन 2 RT इंटू c²। ये समीकरण है। इसका c के संदर्भ में हमें क्या करना है, अवकलन करना है, और मान को अवकलन करने के बाद शून्य के बराबर रखना है, यानी अवकलन करने पर और शून्य के बराबर रखने पर। तो मैं लिखता हूं समीकरण या उपर्युक्त समीकरण का c के संदर्भ में अवकलन करने तथा समीकरण को शून्य के बराबर रखने पर ठीक है। तो देखो समीकरण का अवकलन करें तो पहले हम क्या है, इसको शून्य के बराबर रखें। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 पाई m/2 RT की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस mc² अपॉन 2 RT इंटू c², यही है। और इसको हमें बराबर के बाद 0 यानी इक्वल टू 0 करना है, कर दिया। अब देखो इसका c के संदर्भ में क्या करते हैं, अवकलन। तो देखो ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है पूरी, 4 पाई m/2 RT 3/2। तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, 4 पाई m/2 RT की पावर 3/2। c के संदर्भ में अवकलन करेंगे तो इसका u इंटू वी के रूप में अवकलन करेंगे। दो चीजें, एक तो ये है और एक ये है। तो u इंटू वी की तरह करेंगे इसका, तो एक को स्थिर रखेंगे, एक का करेंगे। तो देखो यहां पर मैं करता हूं c² का पहले कर दिया मैंने, c² का क्या होगा 2c, और इसको अपन को एज इट इज लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, e की पावर माइनस mc² अपॉन 2 RT। ये हो गया c², यानी इसको अवकलन किया और इसको कांस्टेंट रखा, एक जगह स्थिर रखा, प्लस अब इसको स्थिर रखेंगे c², इसका अवकलन करेंगे तो इसमें m/2 RT तो कांस्टेंट हो गया, c² का होगा। तो मैं पहले लिख देता हूं e की पावर माइनस mc² अपॉन 2 RT, ठीक है। और यहां पर देखो इसका ऊपर पावर c² का करना है, आगे माइनस है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस
सी स्क्वायर का क्या होगा 2c, सी स्क्वायर का क्या होगा 2c, और क्या बचा है m अपॉन 2rt, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा m अपॉन 2rt। ठीक है ये। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और इज इक्वल टू 0 करना है समीकरण को, इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको जब 0 कर दिया तो आगे क्या होगा, देखो अब इसमें मैंने क्या किया, ये जो मान है इस पूरे मान को, इसको इसके अपॉन में 0 के अपॉन में पहुंचाया तो ये 0 हो जाएगा यहां से। ये वाला जो मान है 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी पावर 3/2 को अपॉन में 0 के पहुंचाया तो ये शून्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2c e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2rt प्लस c स्क्वायर e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2rt। और ये देखो इसको मैं यहां से माइनस कर सकता हूं, तो मैं इसको माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस कर दिया तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ये देखो 2 से 2 को कट कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे c इंटू एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0, शून्य के बराबर करना है। अब देखो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, देखो यहां भी सी स्क्वायर है, सी कॉमन आ जाएगा और यहां सी है तो क्या आ जाएगा कॉमन c इंटू ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2rt, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचा 2 बचा है, 2 के बाद माइनस का चिन्ह c स्क्वायर, c यहां कॉमन है तो c बचेगा c, और देखो ये c और एक c ये रहा तो c स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या बचा है m अपॉन 2rt, ये तो कॉमन हो गया, इसमें से एक c बचा है और एक c ये रहा तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो राशि है इस राशि को मैं यहां से 0 के अपॉन में यदि भेजता हूं, क्या किया इस राशि को यहां से 0 के अपॉन में भेजा तो फिर से ये राशि पूरी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा अपने पास यहां पे देखो 2 माइनस सी स्क्वायर एम अपॉन आर टी, यही बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करें, इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम यहां पर कहेंगे देन हम क्या कर सकते हैं c इज इक्वल टू एल्फा लिख सकते हैं, ये जो c है इसकी जगह एल्फा पुट करेंगे और इसको मैं ये राशि को बराबर के उधर ले गया तो अब माइनस में है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू c की जगह एल्फा रखा m अपॉन आर टी, यही होगा एल्फा लगा तो c की जगह तो एल्फा स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर टी, और इसको बराबर के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस साइन चेंज हो जाएगा। या मैं यहां पर क्या लिखूं एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2rt अपॉन m नीचे चला जाएगा, या एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू अपना हो जाएगा यहां पे अंडर रूट ऑफ 2rt अपॉन m। ठीक है, इसको भी हम डेंसिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे करें पहले तो आदर्श गैस समीकरण से, तो मैं क्या लिखूंगा रूट ऑफ 2p अपॉन d, या pv के रूप में लिखेंगे, पहले कैसा करो इसको pv के रूप में लिख दो रूट 2pv अपॉन m, या रूट ऑफ 2p अपॉन d। ठीक है, तो ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला हो गया, ये pv के रूप में आदर्श गैस समीकरण से, और ये rt वाला, ये जो rt वाला फॉर्मूला है ये इसको रूट 2 का मान होता है 1.4, तो मैं क्या लिख सकता हूं एल्फा इज इक्वल टू 1.4 रूट ऑफ rt अपॉन m, ये हमारा रिलेशन में भी काम आएगा। ठीक है, और ये आपका आएगा न्यूमेरिकल्स के लिए 2p अपॉन डी डेंसिटी फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तीनों प्रकार के आणविक वेगों की गणना कर सकते हैं, वर्गमाद मूल वेग की भी
औसत वेग की और प्रायिकता वेग की। अब लास्ट हम इन तीनों में रिलेशन और देख लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो देखो लास्ट हम देख लें संबंध। देखो CRMS, C बार तथा एल्फा में संबंध क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे, क्या संबंध होता है। तो देखो जो हमने लास्ट समीकरण निकाली है उनको हम लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं CRMS अनुपात C बार अनुपात एल्फा, वर्गमात मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग इज इक्वल टू CRMS क्या आया था हमारा 1.7 रूट ऑफ RT अपॉन M, अनुपात C बार क्या आया था 1.6 रूट ऑफ RT अपॉन M, और लास्ट प्रायिकता वेग क्या आया था? प्रायिकता वेग आया था हमारा अनुपात 1.4, अभी मैंने यहां लिखा था रूट ऑफ RT अपॉन M। तो देखो सब में RT अपॉन M है तो ये कॉमन हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम। तो क्या आ जाएगा CRMS अनुपात C बार अनुपात एल्फा इज इक्वल टू 1.7 1.6 अनुपात 1.4 आ जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं CRMS अनुपात C बार अनुपात एल्फा इज इक्वल टू 1.0 अनुपात 0.921 अनुपात 0.816, ये आ जाएगा। और लास्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि जो आपको यदि एल्फा और C बार निकालना है CRMS के द्वारा, तो मैं दो फॉर्मूले बता रहा हूं। C बार इज इक्वल टू, C बार का वैल्यू क्या है 0.921 इंटू CRMS। अगर आपको CRMS पता है तो इस वैल्यू से गुणा करो, C बार आ जाएगा औसत वेग। यदि आप एल्फा ज्ञात करना चाहते हैं और CRMS पता है तो हम एल्फा की वैल्यू 0.816 इंटू CRMS, ये दोनों फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स में CRMS दिया होने पर प्रायिकता वेग भी ज्ञात कर सकते हैं और औसत वेग को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है रिलेशन होता है वर्गमाध्य मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग में। ठीक है।